बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट बुक लेक्चर नंबर 11 और टॉपिक वेंडर रजिस्ट्रेशन का चल रहा है। लास्ट वीडियो में वेंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया के मुतल्लिक बताया था, तो उसमें कुछ चीज़ें मैं स्किप कर गया। बेसिकली जब मैं बोलता हूँ तो सम टाइम मैं भूल जाता हूँ कि मैं टीच कर रहा हूँ उन लोगों को जो नहीं जानते या कम जानते हैं। तो चूँकि मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा होता हूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद वो जो मैं समझ रहा हूँ तो बाकी लोग भी उसको उतना ही समझ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें फिर इसलिए स्किप हो जाती हैं। यानी मैं फ्लो में कुछ बोलता हूँ लेकिन उसको उतना क्लैरिफाई नहीं कर सकता जितना कि किसी को ज़रूरत होती है। शायद इसकी वजह यह भी है कि मैं टीचर नहीं हूँ, तो वो टीचिंग की जो स्किल्स हैं वो मेरी कम है, तो मैं उसको सीखने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं। तो अब ये जो लास्ट वीडियो थी वेंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसमें जो मेरे कोलीग ने पॉइंट आउट किया फ़ोन करके, तो मैं अब इसको दोबारा क्लैरिफाई करता हूँ कि देखिए उसने कहा कि यार ये जो आप बता रहे हैं प्राइस, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये तो उस वक्त का काम है जब वेंडर सिलेक्ट हो के रजिस्टर्ड हो के आपके साथ काम करना शुरू करता है, तो ये चीज़ें तो आप उस वक्त देखेंगे। हाँ, ये ठीक है कि ये चीज़ें उस वक्त आएंगी जब आप सारा प्रोसेस कर चुके होंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं 4, 5, 6 से 10 तक कि आप वेंडर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टार्ट में जब भी वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या ये मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड है या होलसेलर है, इम्पोर्टर है, क्या है, ये आप चेक कर सकते हैं। आप उसके रेफरेंस देख सकते हैं, उसकी कस्टमर लिस्ट उससे मांग सकते हैं कि भाई ये प्रोवाइड करो ताकि हम देखें आपके कितने लोगों से काम चल रहा है, किस लेवल का काम चल रहा है। फिर आप आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए उसकी टीम के नाम या उसके सीवी ले सकते हैं कि आपके पास कितनी टेक्निकल टीम है, उनकी क्या स्किल्स हैं, क्या सीवीज वगैरह हैं, तो उसके मतलब बता दें, तो ये भी आप स्टार्ट में ले सकते हैं। फिर आप उनके जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि अकाउंटेंट कितना कम्पिटेंट है, ऑडिटर है, सेल्स वाले लोग किस क्वालिफिकेशन के हैं, मतलब ये भी उसी कैटेगरी में आ जाता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज की जिस तरह से आप लिस्ट ले सकते हैं, तो टोटल एम्प्लॉयज़ की उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस वगैरह देख सकते हैं, ये भी आपको स्टार्ट में मिल जाएगी। अच्छा, अब एथिक ऑफ वेंडर के वेंडर कितना एथिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो बाद में प्रोक्योरमेंट वालों को कोई ब्राइब वगैरह तो नहीं देने के ऊपर आ जाएगा या कुछ ऐसे अनएथिकल टैक्स तो नहीं करेगा जिससे कि सिस्टम ख़राब हो। तो इसके लिए एक आप उससे अंडरटेकिंग ले सकते हैं। ये जनरल प्रोसेस है, बड़ी कंपनी में होता है कि जब भी वेंडर रजिस्टर्ड किया जा सकता है तो स्टैम्प पेपर के ऊपर उससे एक अंडरटेकिंग ले ली जाती है कि वो किसी भी किस्म की अनएथिकल सिचुएशन में नहीं आएगा, कुछ भी ब्राइब, गिफ्ट या कोई ऐसी इंसेंटिव नहीं देगा प्रोक्योरमेंट वालों को, ना देने की कोशिश करेगा। तो इसकी अंडरटेकिंग आप स्टार्ट में ले सकते हैं, इससे आप उसकी एथिकल जो वैल्यू है उसको बाउंड कर सकते हैं कि आपने इसको अबाइड बाय करना है। उसके बाद है रिकमेंडेशन कि आप डिफरेंट उसके जो सप्लायर्स हैं उनसे कोई रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं कि ये बंदा जो इसने लिस्ट प्रोवाइड की है कि जी मैं इन कंपनियों से कर रहा हूँ, तो उनसे एक सर्टिफिकेट ले दें कि ये कंपनी उनके साथ काम कर रही है, यानी ये सप्लायर उनके साथ काम कर रहा है, या उसकी बैंक स्टेटमेंट ले लें 6 माह की, उससे भी पता चल जाता है कि इसकी कितनी ट्रांजैक्शन कितनी अमाउंट की हो रही हैं। और लास्ट है रिलेशनशिप, ये आप उसको इंटरव्यू के दरमियान वैल्यूएट कर सकते हैं कि भाई ये किस टाइप का वेंडर है। तो इस तरह से आप ये सारी 4 to 10 जो चीज़ें हैं ये आप स्टार्ट में पूरी कर सकते हैं जब भी वेंडर को रजिस्टर्ड करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मतलब इन सब के पीछे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे जो आप उससे डिमांड करेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करें ताकि हम आपकी रजिस्ट्रेशन करें। तो अब चलते हैं 3 पॉइंट जो टॉप पे हैं और जो कि मैंने कहा था कि ये जान है प्रोक्योरमेंट भी, वेंडर सिलेक्शन की भी, मतलब हर उस एक्टिविटी की जो प्रोक्योरमेंट वाले प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में कर रहे होते हैं, और उसकी बेस होती है प्राइस, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। कि प्राइस लोएस्ट पॉसिबल हो, क्वालिटी वो हो जो एंड यूज़र को चाहिए, और लाइफ उसकी उतनी हो जो उसके ऊपर लिखी हुई है, उससे पहले वो एक्सपायर ना हो। तो ये 3 चीज़ें आप स्टार्ट में नहीं देख सकते, ये मैं मानता हूँ कि ठीक है आप ये तीनों चीज़ें स्टार्ट में नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ कि जो वेंडर रजिस्ट्रेशन होती है ये
एक ही दफ़ा नहीं हो जाती। मतलब आपने जब कॉल करना है, एडवर्टाइज करना है, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, और ना ही आपने एक ही वेंडर, किसी एक कैटेगरी में एक ही वेंडर रजिस्टर करना है। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी की जो कैटेगरी है, तो जब 20-25 लोग अप्लाई करते हैं स्टेशनरी की सप्लाई के लिए, तो आप उन 20-25 लोगों में से कुछ 5-6 लोगों को स्क्रूटनाइज करेंगे। 5-6 जो टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, मतलब जिनके ये 4 से 10 नंबर के दरमियान जो है, आप इनकी नंबरिंग कर लें कि इन सब को 10-10 नंबर दे दें, तो ये 60 नंबर बन जाएंगे। तो अब आप देखें कि वेंडर का स्टेटस क्या है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसको 10 नंबर दे दें, अगर वो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है तो 8 नंबर दे दें, अगर वो जनरल ऑर्डर सप्लायर है तो 5 नंबर दे दें, और इसी तरह बाकी को भी नंबरिंग करते हैं। तो जब आप किसी भी वेंडर को उस नंबरिंग के ऊपर देखेंगे कि ये मैन्युफैक्चरर है तो इसके 10 आ गए, ये कस्टमर लिस्ट इसकी बड़ी है तो इसको 10 नंबर दे दें, इसकी छोटी है तो इसको 8 नंबर दे दें, इसकी इससे भी छोटी है चंद कस्टमर, इसको 5 दे दें। तो जब आप इनकी नंबरिंग करेंगे, या उनके जो डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एवेलुएट करेंगे, देखेंगे, खंगालेंगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये वेंडर रजिस्टर्ड करना है या नहीं करना। आप सारे वेंडर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, यानी जितने भी अप्लाई करेंगे उन सब को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। आपको जस्ट 5-6 या कुछ आसपास चाहिए जिनसे आप डील कर सकें, आगे काम चला सकें। तो जो टॉप ऑफ द लिस्ट उनमें से होंगे, अगर 25 ने अप्लाई किया तो उनमें से 5 निकाल लें। अब वो जो 5 हैं, या थोड़ा सेफ साइड रखते हुए 7-8 कर लें। तो अब वो जो 7-8 वेंडर आपने रजिस्टर्ड कर लिए हैं, अब आप उनको एक प्रोविजनरी सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि हमने आपको रजिस्टर्ड कर लिया है, लेकिन हम आपको 6 माह बाद दोबारा रिकन्फर्म करेंगे। ये प्रोविजनरी यानी प्रोविशनरी रजिस्ट्रेशन है। हम आपको इस दौरान एवेलुएट करेंगे, आपके काम के सिलसिले में आपसे हम कोटेशंस लेंगे, RFQ डिमांड करेंगे, रेट वगैरह आपके यहाँ आएंगे। फिर आपकी अगर रेट कम्पिटिटिव होंगे, आपको ऑर्डर मिलना होगा, तो हम आपको PO इशू करके सप्लाई लेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम देखेंगे 6 माह तक, और उसके बाद आपको रिकन्फर्म करेंगे एज ए परमानेंट वेंडर फॉर फर्दर 6 मंथ, और फिर ये एनुअली फिर ये प्रोसेस एवेल्युएशन का होता रहेगा। तो इस तरह से जब आप 6 माह तक उससे ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके साथ काम करेंगे, तो वो जो 7-8 या कुछ आपने वेंडर सेलेक्ट किए हुए हैं, उनमें से फिर आपको कुछ के साथ प्रॉब्लम आएगी और कुछ के साथ स्मूथ रिलेशन बन जाएंगे। तो जिनके साथ आपको प्रॉब्लम आती है, या जिनको आप समझ रहे हैं कि भाई ये तो क्वालिटी में बेहतर नहीं है, प्राइस तो बेहतर होती है लेकिन क्वालिटी में नहीं है, तो आप उसको थोड़ा नीचे ले आएंगे या छोड़ देंगे। अगर उसकी दोनों चीज़ें, प्राइस और क्वालिटी दोनों बेहतर है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी नहीं है, वो जल्दी एक्सपायर हो जाती है, या वो क्वालिटी वो नहीं है, तो फिर भी आप उसको या नीचे ले जाएंगे कि ठीक है, इससे कुछ कभी कभार कोटेशन ले ली लेकिन इससे काम नहीं करना, तो क्योंकि ये अच्छी गुड सप्लाई नहीं देता। तो ये तीनों चीज़ें, जो प्राइस, कोटेशन और उस प्रोडक्ट की लाइफ है, ये आपको अगले 6 माह में समझ आ जाएगी कि कौन सा वेंडर किस तरह की सर्विसेज और गुड्स और क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो उस दौरान आप फिर उनको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि इन 7-8 में से जो हमने फाइनल किए थे, इनमें से हमने ये 5 रखने हैं और 2 को छोड़ देना है, या 4 रखने हैं 3 को छोड़ देना है। तो फिर उनके दरमियान वो कंपटीशन चलता रहेगा। इस तरह से नेक्स्ट 6 माह आप उसको रिकन्फर्म करके परमानेंट वेंडर में ले आएंगे लिस्ट में, और जब साल ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर फिर आप ये प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी अगर हमने ये 20-21 के लिए देखे हैं, तो नेक्स्ट ईयर हम 21-22 के लिए, 1 साल के लिए, यानी अगर ये जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल में हम एडवर्टाइज करना शुरू कर देंगे, मई में हम उनको स्क्रूटनाइज करेंगे, जून में उनको लेटर शेटर इशू करके लिस्ट बना लेंगे, और जुलाई से हम उनके साथ काम शुरू कर देंगे। जुलाई से दिसंबर तक हम उनके साथ काम देखेंगे, चलाएंगे, फिर उनको जनवरी में रिकन्फर्म कर देंगे कि भाई आप हमारे परमानेंट वेंडर हैं। लेकिन अगले साल फिर अप्रैल से फिर यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास जो पिछले साल के रजिस्टर्ड वेंडर हैं उनको हम दोबारा कॉल नहीं करेंगे, उनको लिस्ट में ही रखेंगे, और जो नए वेंडर जिस कैटेगरी में चाहिए होंगे उसमें फिर हम एडवर्टाइज कर देंगे, या किसी कैटेगरी में वेंडर कम हो गए या कोई भाग गया, काम छोड़ गया, तो उस कैटेगरी को भी शामिल करके फिर उसमें वेंडर रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे, और जो पीछे वेंडर रजिस्टर्ड किए हुए हैं उनको एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन उनको भी नेक्स्ट ईयर में फिर उनकी वैल्यूएशन करेंगे। उनका जो 1 साल के दौरान हमारे साथ काम हुआ है उसको
पूरे को फिर चेक करेंगे कि इसकी सर्विसेज कैसी हैं, गुड्स कैसी हैं, प्राइसेस कैसी हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका रिस्पांस टाइम कैसा है, इसकी पीओ इशू करने और सप्लाई का जो टाइम इसको दिया जाता है उसमें कितना कोई डिले तो नहीं आता, विद इन वैलिडिटी ये कर देता है। तो इस तरह का फिर एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि जो हमारे परमानेंट वेंडर हैं क्या ये उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उनको हम कंटिन्यू रखेंगे, अगर नहीं कर रहे तो फिर हम उनको एक लेटर इशू करेंगे, एक शो कॉज नोटिस, एक कि भाई आपकी ये चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम दे रही हैं या इन चीज़ों को जो आपने हमारे साथ शुरू में डिसाइड की थी रजिस्ट्रेशन के टाइम आप उनको अबाइड बाय नहीं कर रहे, उनको ओबे नहीं कर रहे, तो इसलिए हम हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए क्वालिफाई ना करें, तो आप इन पे केयरफुल रहें। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जिन लोगों को फाइनल कर लिया वो अब पक्के हो गए तो उनको आप छोड़ नहीं सकते। आप किसी भी वेंडर को किसी भी रीज़न जो कि वो फॉलो नहीं कर रहा, वो इंस्ट्रक्शन आपकी जो आपने स्टार्ट में उसके साथ डिसाइड की थी उसको नहीं मान रहा, या इन चीज़ों में से कोई उसने बोगस आपको प्रोवाइड कर दिया उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उसको एक लेटर इशू कर सकते हैं, उसको केयरफुल कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में फिर नई उसी कैटेगरी में कुछ और वेंडरों को भी ले सकते हैं। या अगर वो वेंडर अच्छा चल रहे हैं आपके साथ, बेहतरीन काम चल रहा है, तो फिर आप उनको एज इट इज़ रहने देंगे और अगर किसी और कैटेगरी में चाहिए तो आप नए डिमांड कर सकते हैं। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। फिर भी अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं इसको फिर दोबारा से अगली वीडियो में बयान कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।